नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। चाइना के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। चाइना का पतन शुरू हो चुका है। चाइना का ये पतन जापान की तरह हो रहा है। जानेंगे कभी जापान जो अमेरिका को टक्कर देने वाला था वो कैसे तबाह हुआ था, और वैसी ही तबाही चाइना के अंदर आ रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में लबालब खजाना आ रहा है। फॉक्सकॉन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ किसका ग्राफ है? तो इस ग्राफ को जापान का ग्राफ माना जाता है। जापान 1956 से 2014 का दौर, इस ग्राफ में पूरी जीवन रेखा जापान की दिख रही है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला। अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के साथ साथ जापान इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में धुआंधार तरीके से छा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, इन सारी चीज़ों में जापान का नाम आने लगा। जापान का रेडियो, जापान का टीवी, जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान की कार, जापान की बाइक, बहुत सारी चीज, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, बहुत सारी चीज आप देखेंगे। जापान उस वक्त छा रहा था। 1956 से 1973 का दौर था जब जापान की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट थी वो 9.1% की थी। फिर अचानक से 1974 से 1990 का दौर आता है। तब जापान की इकोनॉमी थोड़ी डाउन होती है। जो ग्रोथ रेट होती है वो 4.2% पर चली जाती है। 9.1 से 4.2%। उसके बाद 1991 से लेकर 2014 का ये तो एकदम से गजब हो जाता है, और इस समय होता है 0.9% की एवरेज रेट अभी तक चल रहा है जापान के अंदर। जापान की इकोनॉमी एक समय 1956-1973 के दौरान में ये कही गई थी कि ये अमेरिका को पार कर जाएगा। अगला इकोनॉमिक सुपर पावर अगर कोई होगा तो वो होगा जापान। लेकिन 1974 के बाद हालात ऐसे हो गए कि जापान की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। भारत जापान की इकोनॉमी को पास कर चुका है। स्क्रीन पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जहां पे कहा जा रहा है कि हर कोई इस वक्त जहां महंगाई देख रहा है तो वहीं चाइना ठीक महंगाई का उल्टा सस्तापन दिख रहा है। यहाँ पर डिफ्लेशन इस तरीके से बढ़ा है, डिफ्लेशन रेट यानी कि सस्तापन। अब यहाँ पर चीजें सस्ती हो रही हैं एकदम से उल्टी, और इस उल्टी होने के वजह से सारा का सारा सिस्टम चाइना का बर्बाद हो रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2020 से 2023 ये चाइना की स्थिति दिख रही है। वैसे तो सभी की स्थिति खराब है, लेकिन चाइना की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। महंगाई से कई गुना ज्यादा घातक होता है डिफ्लेशन। क्यों? कारण ये है कि यहाँ पर जब किसी चीज की कीमत 50 रुपए है और उसकी कीमत 40, उसके बाद 30-35 पर होने लगती है तो कंपनी सोचने लगती है कि ये तो हम लागत लगा रहे हैं, लागत भी हमारा वसूल नहीं हो रहा है। ऐसे में हम क्या करें? हम प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। जब हम पैसा ही ज़्यादा लगा देंगे, कीमत हमें वसूल नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन बंद करेंगे। यही साधारणतः बिजनेस का नियम होता है, और जैसे ही ये बंद होता है फिर परिस्थितियां और खराब होती चली जाती हैं। मार्केट में शॉर्टेज शुरू हो जाता है। वापस से जब फैक्ट्री शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उनमें फिर अलग से खर्चा आता है। पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से फंस जाता है कि एक लूप जनरेट हो जाता है, और उसी लूप में फंसा हुआ नजर आता है कोई भी देश। जापान के साथ ऐसा ही हुआ था, और यही चीज इस वक्त हो रही है चाइना के साथ। चाइना ने हर सेक्टर में जहां भी अभी पैसे लगाए हैं वहां उसे दिख रहा है वापसी का कोई ठिकाना नहीं।
चाइना ने रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे लगाए। रियल एस्टेट कंपनियों ने चाइना के बैंक से ब्याज पे पैसे लिए और घर बनाए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि घर तो बना दिए, खरीदार मिल नहीं रहे हैं। अब जब खरीदार नहीं मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है? बैंक से जो लोन लिया था वो बैंक ब्याज मांग रही है। कुछ हैं जो इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं और कुछ हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे और वो डिफॉल्ट हो जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है इस वक्त चाइना के पास, और चाइना की बहुत बड़ी कंपनी एवरग्रांड ऐसे ही डिफॉल्ट हो गई क्योंकि उसके पास भी स्थिति इस तरीके की पैदा हो गई कि वो पैसे चुका नहीं सकता है, फ्लैट बिक नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जापान की जो 2013 में स्थिति थी पॉपुलेशन को लेकर, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड बनाया गया है, इस पिरामिड से आपको समझ में आएगा ठीक यही पिरामिड इस वक्त देखा जा रहा है चाइना के अंदर। पॉपुलेशन का प्रेशर है और जनसंख्या यहाँ प्रेशर डाल रही है, यानी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भूचाल ये तो शुरू हो चुका है और चाइना ऐसे लूप में फंस चुका है जहां से निकल पाना चाइना के लिए आसान नहीं होगा। चाइना अब सुपर पावर बनने नहीं जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ चाइना की स्थिति इतनी विकट हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की स्थिति क्या है? भारत में इस वक्त डिफ्लेशन बोलकर कुछ भी नहीं है। महंगाई भी कंट्रोल्ड महंगाई है। दुनिया भर में बहुत ज्यादा महंगाई है लेकिन भारत में महंगाई कम है। एक क्षण आया था जब दुनिया के कुछ देश और चाइना सहित कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी थे जो खुश हुए। कब? जब फॉक्सकॉन और वेदांता का निवेश टूट गया। तब ये कहा जाने लगा, अरे अब तो भारत के सपने चूर चूर हो गए। भारत ने सोचा था सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, लो ताइवान ने धोखा दे दिया और अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत पीछे चला जाएगा। वेदांता के साथ फॉक्सकॉन का डील तोड़ने की वजह कुछ और बताई जाती है। कहा जाता है कि एक तीसरी कंपनी आ गई और फॉक्सकॉन नहीं चाहता था इस तीसरी कंपनी के साथ किसी भी तरह का गठजोड़ करना, इसलिए फॉक्सकॉन ने अपनी शर्तों पर अलग होने का फैसला लिया। लेकिन फॉक्सकॉन भारत में निवेश करना चाहता है। फॉक्सकॉन ने उसी समय बयान दिया था और कहा था हम यहाँ पर 3-4 फैक्ट्रियां लगाएंगे, लेकिन तब लोगों ने कहा यूं ही खबर फैला दी होगी, इतनी बड़ी खबर है, वेदांता का $22 बिलियन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो फिर ये यूं ही कह दिया होगा मार्केट में साख बचाने के लिए। लेकिन नहीं, एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन ने बड़ा ऐलान किया है, 2 फैक्ट्रियों का ऐलान किया है, 2 कंपोनेंट बनेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। 4100 करोड़ रुपए ये इस वक्त लगाने को तैयार है फॉक्सकॉन भारत के अंदर, और ये करीब $500 मिलियन हुए। यहाँ पर बनाए जाएंगे आईफोन एप्पल के कंपोनेंट्स। वैसे आपको बता दें जो लोकेशन चुना गया है वो कर्नाटका के प्रांत में चुना गया है। वैसे फॉक्सकॉन का ये कहना है कि फॉक्सकॉन और भी कई सारी यूनिट्स भारत के अंदर लगाएगा और जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो इन्वेस्टमेंट का प्लान आगे भी रहेगा। कहा जाता है कि तमिलनाडु में भी $180 मिलियन से लेकर $200 मिलियन के बीच का सेटअप करने जा रहा है फॉक्सकॉन। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।